हेलो एवरीवन। सो अब हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम थी हमारी ये, नंबर ऑफ ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q8 टू K4। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझ लग जाएगा आपको, होप सो। तो क्वेश्चन देखो है क्या, ये आपको होमोमॉर्फिज्म बतानी है Q8 से K4 तक कितनी है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो करते हैं। अप्रोच क्या रहेगी, इसके लिए आपको होमोमॉर्फिज्म की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो पता होनी चाहिए, और जो ये दोनों ग्रुप्स दिए हुए हैं इनके बारे में जो जो इंफॉर्मेशन है वो शायद अप्लाई हो सकती है। देखते हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो पहली बात तो होमोमॉर्फिज्म, और वो भी ऑन टू। ऑन टू का मतलब जो मैपिंग का रेंज होगा वो कोडोमेन के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं नाम देता हूं एफ मैपिंग, ठीक है, फ्रॉम Q8 टू K4, ठीक है। अब जो Q8 होता है उसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे आपके पास, प्लस माइनस वन। ये एक नॉन एबिलियन ग्रुप होता है 8 ऑर्डर का, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे और प्लस माइनस के, ये 8 ऑर्डर का नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। और जो K4 होता है क्लाइंस-फोर ग्रुप, जिसे हम बोल देते हैं, दैट इज 4 ऑर्डर का ये नॉन एबिलियन ग्रुप है ये, ठीक है। दैट इज आइडेंटिटी 1 2 3 4, ये सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर से निकल के आता है 1 3 4 2 4 एंड 1 4 2 3। ये आपके पास क्लाइंस-फोर ग्रुप होता है, ठीक है। पर ये एबिलियन ग्रुप तो होता है, साइक्लिक नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। तो जब भी होमोमॉर्फिज्म काउंट करने का क्वेश्चन पूछ ले तो होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। वो थ्योरम कहती क्या है कि अगर आपके पास G से G ग्रुप से G डैश ग्रुप तक होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो फंडामेंटल थ्योरम सेज देन G क्वोशिएंट कर्नल F is isomorphic to image of F. That is the exactly theorem where kernel F is the normal subgroup of domain का जो ग्रुप होता है G, और image F is the subgroup of G dash, ठीक है। हाँ, अगर मैपिंग ऑन टू दी हो तो फिर ये इमेज F पूरा G डैश बन जाता है, और हमारे क्वेश्चन में है भी ऑन टू, तो इसलिए ऑन टू है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे G डैश ही लिख लेता हूँ बिकॉज ऑफ ऑन टू। अगर ऑन टू ना हो तो फिर आपको इमेज लिखना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर मैं ये फंडामेंटल थ्योरम यहाँ पे लगाऊं तो क्या बनेगा, ये Q8 ओवर कर्नल F इज आइसोमॉर्फिक टू, आपके पास क्या बनेगा, K4, ठीक है। अब आपको कर्नल F हमें पता होता है डोमेन का नॉर्मल सबग्रुप होता है ये, दैट मींस आपको इस तरह से यहाँ कर्नल F सेट करना है कि ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक आ जाए। अब आपको पता है कोई भी दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो उसका मतलब यही होता है कि उन दोनों ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम है, आदतें सेम है। सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलो तो उनकी आदतें सेम है, शक्लें नहीं बोल सकते कि वो सेम है। क्या पता इसकी आइडेंटिटी कैसी और दिखाई दे रही हो, इसकी आइडेंटिटी कोई और तरीके से दिखाई दे रही हो, इनके ऑपरेशन अलग अलग हो सकते हैं, पर इनकी आदतें सेम है। कोई भी दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो तो दैट मींस अगर एक एबिलियन है तो दूसरा भी एबिलियन होना चाहिए, अगर एक साइक्लिक है तो दूसरा भी साइक्लिक होना चाहिए, अगर एक 100 ऑर्डर का है तो दूसरा भी 100 ऑर्डर का होना चाहिए, अगर एक ग्रुप के पास 100 ऑर्डर का सब ग्रुप है तो जो इसके आइसोमॉर्फिक है उसके पास भी 100 ऑर्डर का सब ग्रुप होना चाहिए। दैट मींस आइसोमॉर्फिक होने के लिए हर एक आदतें दोनों ग्रुप की मैच करनी चाहिए। अगर एक भी आदत डिफरेंट समझ आना, वो आपके पास दोनों ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब ये दोनों आइसोमॉर्फिक दिखाने, तो इसका ऑर्डर है 4, तो आपको चाहिए इसका ऑर्डर भी 4 निकले। अब ये क्वोशिएंट ग्रुप है, तो क्वोशिएंट ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालते थे फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप में, ऊपर वाले ग्रुप का ऑर्डर बटा नीचे वाले ग्रुप का ऑर्डर। अब ऊपर वाले ग्रुप का ऑर्डर तो है 8, तो नीचे क्या रखिए कि ऑर्डर 4 बन जाए 2, दैट मींस 2 ऑर्डर का होगा कर्नल F का ऑर्डर। तो दैट मींस हमें ये सोचना कि क्या Q8 के पास 2 ऑर्डर का नॉर्मल सबग्रुप है, यस है। Q8 के पास जो 2 ऑर्डर का नॉर्मल सबग्रुप होता है वो इसका बेसिकली सेंटर ही होता है, सेंटर, दैट इज प्लस माइनस 1। अगर हम ये वाला नॉर्मल सबग्रुप यूज करें तो ये इसके आइसोमॉर्फिक आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो अगर हम ये रखते हैं Q8 ओवर प्लस माइनस 1, अगर हम ये बना के कर्नल रखें तो आपके पास एक K4 के आइसोमॉर्फिक आ सकता है। पर अभी भी देखना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली यही रखने से, क्योंकि हमें सिर्फ ऑर्डर देखा है, क्या एग्जैक्टली यही रखने से यही चीज बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। इसके आइसोमॉर्फिक आएगा ही आएगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। अब आपके पास बेसिकली ये Q8 बाय Z Q8 ही तो है, ये सेंटर ही तो है। अगर मैं इसको ये यहां से ये हटा के इसको ये लिख लूं तो Z Q8 ही तो है ये,
ये ZQAT है, ठीक है, जिसका ऑर्डर है 4, ठीक। अब जो 4 ऑर्डर के ग्रुप होते हैं वो 2 तरह के होते हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म, या तो Z4 या Z2 क्रॉस Z2। ग्रुप ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर प्राइम हो, p प्राइम, तो या तो वो ग्रुप ZP स्क्वायर के आइसोमॉर्फिक हो सकता है या वो ग्रुप Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है। तो ये देखते हैं, या तो ये, क्योंकि 4 ऑर्डर के, या तो Z4 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, ये Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, ठीक है। पर ये जो ग्रुप है Z4 के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, उसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर ये Z4 के आइसोमॉर्फिक हुआ तो ये बन जाएगा साइक्लिक, क्योंकि Z4 साइक्लिक है। और अगर ये साइक्लिक G by ZG साइक्लिक, देन ग्रुप बिकम एबिलियन। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है ग्रुप और सेंटर ऑफ ग्रुप को यूज करके, कि अगर ऐसा ग्रुप जिसका G by ZG आपके पास साइक्लिक ग्रुप बने तो वो ग्रुप एबिलियन बन जाता है। मतलब क्यूएट एबिलियन, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। क्यूएट तो नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। इसका मतलब ये पता चलेगा कि Z4 नहीं हो सकता, मतलब Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होना पड़ेगा, ठीक है। और कुदरती ये जो K4 होता है, ये भी 4 ऑर्डर का ग्रुप है जो कि नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है। क्यों साइक्लिक नहीं है? क्योंकि इसमें कोई भी ग्रुप, कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं है। ये एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक ग्रुप की फाइनाइट ऑर्डर में, कि किसी भी फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप को साइक्लिक बताना हो तो सिर्फ इतना शो करवा दो कि उसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। पर ग्रुप 4 ऑर्डर के, इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं है, तो ये नॉन साइक्लिक है। और 4 ऑर्डर के तो 2 ही तो ग्रुप होते हैं, तो Z4 या Z2 क्रॉस Z2, जिसमें से Z4 साइक्लिक है वो तो पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये Z2 क्रॉस Z2 की आइसोमॉर्फिक है। तो यहां से मुझे इतना आइडिया लग गया कि हाँ, इन दोनों के बीच में पक्का आइसोमॉर्फिज्म हम दिखा सकते हैं। पर अब क्वेश्चन है कितनी, क्योंकि पहले तो मैं ये दिखाना पड़ेगा कि पॉसिबल भी है या नहीं। वो मैंने सारा कुछ चेक कर लिया, यस इट इज पॉसिबल। तो होप सो आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन है कितनी ऐसी इन दोनों के बीच में आइसोमॉर्फ, क्योंकि अब साइन आइसोमॉर्फिज्म कहा गया इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में। या मैं सिंपली ये भी तो बोल सकता था ये आइसोमॉर्फिक है Z2 क्रॉस Z2 और ये आइसोमॉर्फिक है Z2 क्रॉस Z2। तो सिंपली क्वेश्चन ये नहीं बन गया कि Z2 क्रॉस Z2 से Z2 क्रॉस Z2 तक कितनी आइसोमॉर्फिज्म्स हैं? हाउ मेनी आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z2 क्रॉस Z2 टू Z2 क्रॉस Z2। या मैं और तरीके से बोलूं, हाउ मेनी ऑटोमॉर्फिज्म। बेसिकली ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म भी आइसोमॉर्फिज्म होती है, बट फ्रॉम ग्रुप टू इटसेल्फ। तो ये ग्रुप टू इटसेल्फ, तो ऑटोमॉर्फिज्म ही मुझे काउंट करनी है Z2 क्रॉस Z2 की। अब मुझे इसका ऑर्डर ही पता करना है, वही मेरा फाइनल आंसर होगा इनमें से। समझ आया? अब वो काउंट करते हैं ऑटोमॉर्फिज्म्स, ठीक है। तो वैसे रब कर देता हूं यहां से, क्योंकि Z2 क्रॉस Z2 मुझे पता है मेरा 4 ऑर्डर का ग्रुप है, ठीक है। अब इसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि इसका जो Z2 क्रॉस Z2 का ऑटोमॉर्फिज्म आएगा वो क्या चीज बनेगी, वो समझते हैं, ठीक है। बेसिकली ऑट ऑफ G हम ये पढ़ते होते हैं। ऑट ऑफ G क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक सेट है, दैट इज द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम G to G where F is ऑटोमॉर्फिज्म। उसका ऑर्डर पता करना है, क्योंकि ये अपने आप में एक ग्रुप बनाता है अंडर द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। ये अपने आप में एक ग्रुप बनाता है अंडर द कंपोजिशन मैपिंग। तो ग्रुप है तो उस ग्रुप का ऑर्डर पता करना है, ठीक है। अब जो Z2 क्रॉस Z2 है वो हमें पता है एक ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। अगर हम इसको ओवर Z2 फील्ड भी होती है, ZP P प्राइम तो फील्ड हो, तो ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। अब वेक्टर स्पेस में हम पढ़ते हैं V over F, where F is the field and V is the under addition abelian group। तो यहाँ पे अभी तक हमें पता है सिर्फ एक एबिलियन ग्रुप है, पर अगर ओवर Z2 चेक करो, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या यूज करना? अल्फा डॉट A कॉमा B, ये यूज करना, चेक करना, अल्फा A अल्फा B, ये वाला स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन यूज करोगे तो बहुत आसानी से ये आपका पास वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं, बहुत आसानी से कर सकते हो। और जो ये वेक्टर स्पेस बनेगा वो 2 डायमेंशन का बनेगा, क्योंकि आपके पास इसका जो बेसिस बनेगा वो 1 0 और 0 1 से ही स्पैन होते हैं इसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको ऑटोमॉर्फिज्म देखनी है कितनी है, तो बेसिकली आपको मैपिंग चेक करनी है यहां से यहां तक कितनी है, वो भी 1 1 on 2। साथ में ऑटोमॉर्फिज्म में आइसोमॉर्फिज्म होते हैं तो 1 1 on 2 भी होती है। ये बेसिकली आइसोमॉर्फिज्म ही होती है, जिस आइसोमॉर्फिज्म को हम ये बोल सकते हैं 1 1
1 onto and homomorphism। ठीक है, तो Z2 क्रॉस Z2 से कितनी 1 onto homomorphism। पर मैं वेक्टर स्पेस में इसलिए लेकर आया क्योंकि मुझे पता है वेक्टर स्पेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ते हैं, और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स भी होती हैं। पर किसी के मन में आएगा कि शायद ऐसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी हो सकते हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, पर स्पेशली इस केस में जो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वही ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, और जो जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनेगी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली इस केस में। क्योंकि जो भी आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बना लोगे वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो भी सेटिस्फाई करेगा प्रॉपर्टी, वो बेसिकली कुछ ऐसा कर देगा, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू f ऑफ v1 प्लस f ऑफ v2, होमोमॉर्फिज्म के कारण, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के कारण। पर आप कहोगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाएगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो आपको ये भी चाहिए f ऑफ अल्फा डॉट v इज अल्फा डॉट f ऑफ v। ठीक है, फिर अल्फा बिलोंग्स टू z2। अब सिंपल सा तरीका है, अल्फा z2 में आपको पता है दो ही एलिमेंट्स होते हैं, 0,1 0,1। अब 0,1 0, अगर तो अल्फा 0 लोगे तो ये बनेगा f0, होमोमॉर्फिज्म के कारण f0 0 भी मैप करेगा, तो अल्फा 0 को 0 ही आ रहा है, दैट मींस प्रॉपर्टी सेट से होगी जब अल्फा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेट से होनी चाहिए फॉर अल्फा। अब रहेगा 1, जब 1 डाल दोगे तो क्या बनेगा, f1 into v 1 dot v दैट इज f of v, इट इज इक्वल टू 1 dot f v, f of v बराबर आ गया। मतलब जो जो यहां ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है वो अपने आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती जा रही है। सो टू काउंट द group homomorphism from Z2 cross Z2 to Z2 cross Z2 which is 1 and 1 2 is equivalent to saying the counting of linear transformations from this vector space to this vector space। एक ही बात है वो, समझ यहाँ पे। अब ये भी हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम वेक्टर स्पेस V टू W वो एक मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से मैंने डायमेंशन निकाल दी, क्योंकि ताकि मुझे मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल जाए। तो इसका डायमेंशन 2, इसका डायमेंशन 2, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो बनेगी आपके पास यहां से, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैं इसको ब्रैकेट से ऑपरेट कर रहा हूं, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। मतलब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास। ठीक है, और कुदरती यहां पे हम आइसोमॉर्फिज्म की बात हो रही है, मतलब 1 1 onto भी बीच में आ गया, तो 1 1 onto मैप हो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो वो इन्वर्टिबल मैप होता है। इन्वर्टिबल मैप मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो दैट मींस इस ट्रांसफॉर्मेशन कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आने वाला है वो इन्वर्टिबल भी होने वाला है, मतलब उसका डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो होने वाला है। सो ओवरऑल ये पता चला कि अगर हमें इन दोनों ग्रुप के बीच में ऑटोमॉर्फिज्म्स काउंट करनी है कितनी है, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि इन दोनों वेक्टर स्पेस के बीच में कितनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और कुदरती वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो सारी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बन गई। अब हमें ये चेक करना है कि कितनी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बना सकते हो जिसकी एंट्रीज कहां से आती हैं, जो फील्ड वाली एंट्रीज होती हैं। तो ओवरऑल क्वेश्चन ये बन गया, नंबर ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस विद एंट्रीज फ्रॉम Z2। अब ये तो बड़ा आसान सा ग्रुप होता है GL2Z2, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नंबर ये सेट जो होता है ये नॉन सिंगल मैट्रिक्स की कलेक्शन ही तो होती है। इस 2 का मतलब है मैट्रिक्स का ऑर्डर, और Z2 मतलब उसकी एंट्री Z2 में सारी, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी उसकी एंट्री Z2 में से तो आती है। तो इसका ऑर्डर चेक कर लो, वही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। अब इसका ऑर्डर हमारे पास होता है 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 3 into 2 6, so 6 is your final answer. So there are 6 number of group homomorphism which is onto from Q8 to K4। समझ गए आपने? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में काफी सारी चीजें एक साथ यूज हो गई हैं। पहले तो हमें Q8 और K4 के बीच में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बनाने के लिए हमें Q8 और K4 को यूज करना पड़ा। जब हमें फाइनली पता चल गया कि हाँ पॉसिबल है, तो काउंटिंग करने के लिए मुझे ये सारा आपको बताना पड़ा कि इसमें क्या क्या बातें यूज होने वाली हैं। तो बेसिकली एक क्वेश्चन करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें मतलब यूज हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंसेप्ट आपको पता है तो एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका। शायद ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स की यूज हो सकते हैं। और ध्यान से देखो, आपको सिंपल सा होमोमॉर्फिज्म दिखाई दे होगा, बट इसमें कितनी सारी बातें यूज हो गई हैं। ऑटोमॉर्फिज्म भी यूज हो गया है आपके पास, K4 और Q8 के बारे में बातें यूज हो गई हैं, फंडामेंटल थ्योरम यूज हो गया होमोमॉर्फिज्म की, तो बहुत सारी चीजें एक साथ यूज हो गई हैं। यही मॉडर्न अलजेब्रा में ज्यादातर काम होता है। बस जिसको थ्योरम्स के बारे में सब कुछ पता है वो बहुत आसानी से अप्लाई कर सकता है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।